हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो यार आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th चैप्टर 1 फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th का सिलेबस फिजिक्स का। और देखते हैं, अच्छा आज हम देखेंगे ओनली जो हमारे पास पार्ट है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे आए, चार्ज क्या होते हैं, मीन्स ठीक है। इसका फॉलोअप लेते हैं और समझते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट कि जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस ये होते क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये कहाँ से भी हम आए हैं एक तरह से मेनली। चलिए देखते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं क्या अभी, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो बात समझते हैं कि पार्ट किसका है। ये पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, समझते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। हम्म, तो हम पढ़ रहे हैं क्या अभी, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या है, एक ब्रांच है फिजिक्स की। ठीक है जी। दैट डील्स, ये डील किससे कर रही है, विद द चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टी व्हेन चार्जेस इट इज एट रेस्ट। अगर हम बात करते हैं, कोई पूछता है आपसे कि आप चैप्टर पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वो होती क्या है, तो आप क्या कहोगे उसके बारे में? आप कहोगे क्या कि ये क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, हम डील करते हैं किसमें, विद द चार्जेस। हम पढ़ते किस बारे में है, अबाउट द चार्जेस। पर कंडीशन क्या है, चार्जेस और उसकी प्रॉपर्टीज तो हम पढ़ते हैं, पर कब पढ़ते हैं, जब चार्ज कैसे होते हैं, वो होते हैं रेस्ट पर। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, सिंपल सी बात है। आगे समझते हैं क्या होता है ये। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या है ये, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है दैट डील्स विद द डायनेमिक चार्जेस व्हेन चार्जेस एंड मोशन। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो वो क्या होता है, वो होता है चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, जो हमें पढ़ना भी है। अगर मैं बोलता कि चार्जेस रेस्ट पे नहीं है, वो मूविंग है, तो उससे क्या हो गया, उससे आप कहोगे क्या, डायनेमिक चार्जेस। उसे क्या बोलते हैं फिर हम, उसे हम कहते हैं डायनेमिक चार्जेस। ठीक है, अभी हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना सिर्फ क्या है, चार्जेस एट रेस्ट ही पढ़ना है। ठीक है, जरा समझाता हूँ कुछ इसमें। जैसे बात समझते हैं चार्ज के बारे में। हमारे पास ये चार्ज है। अगर हम बात करते हैं चार्ज के बारे में, अगर चार्ज किस पे है, अगर चार्ज है रेस्ट पर, तो उसे कहते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें पढ़ना होता है। मतलब चार्ज जो होते हैं रेस्ट पे होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है जी। अगर चार्ज मेरा किस में है, अगर मेरा चार्ज है मोशन में, मतलब वो मूविंग है। मतलब क्या है उसका, अच्छा यहां भी दो चीजें आती है, यहां भी फिर दो चीजें आएंगी। क्या, अगर एक्सेलरेशन क्या है मेरा, कांस्टेंट है, और अगर मेरा एक्सेलरेशन क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना, मतलब चार्ज जिस स्पीड से जा रहे हैं, स्पीड नहीं एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, अगर तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन है, तो क्या होगा, तो भाई हमें सिर्फ दो प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ती है। वो कौन कौन सी होती है, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें पढ़ना होता है। ठीक है जी। अगर मेरी जो चार्जेस की स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि हमें तीन चीजें पढ़नी होती है सर। क्या क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट शायद यहाँ नहीं दिख रहा हो आपको, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। अगर मेरा किस में है, वो मोशन में है, तो क्या होगा, अगर मेरा जो चार्ज किस में है, मोशन में है, और मेरा एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट नहीं है, तो यार देखो दो चीजें आती हैं। वो क्या क्या आती है, हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगा हमें, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें, और क्या पढ़ना होता है, और पढ़ना पड़ता है अबाउट दी ईएम वेव्स।
मतलब हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ठीक है जी। तो मैंने आपको ये सब ये समझाया है चार्ज के बारे में। अगर चार्ज मेरा रेस्ट पर है तो क्या होती प्रॉपर्टी? इट विल शो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पढ़ेंगे इस बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती क्या नहीं। ठीक है, पढ़ेंगे जो आगे आएंगे ना मेरे पास, जो आगे हम करेंगे, आगे वाले टॉपिक्स जो हम करेंगे वहां पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पढ़ेंगे इस बारे में कि ये होता क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अभी से समझ लेते हैं कि क्या है ये भी। अगर मैं बोलता हूँ चार्ज किस में है, मेरा मोशन में है, तो दो चीजें आती हैं। अगर मेरा ए मेरा क्या है यहाँ पे? एक्सलेशन। सिंपल सी बात है। अगर समझना हो एक्सलेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, कार स्कूटी में होता नहीं एक्सेलरेट करना, उससे क्या होता है? उससे हमारी जो स्पीड होती है कार की, स्कूटी की, बाइक की, वो बढ़ती नहीं बढ़ती। जब हम ब्रेक मारते हैं उसे बोलते हैं हम क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन, जो स्पीड कम होती है। ठीक है जी। तो याद रखना, अगर हम बात करते हैं ए की, यहां मेरे पास ए क्या होता है? ए शोज द एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से क्या होता है? अगर ए मेरा कांस्टेंट है, अगर मेरा ए क्या है? कांस्टेंट है, मतलब क्या है? जो मेरे चार्जेस है वो एक कांस्टेंट स्पीड चल रहे हैं, उनकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। ठीक है ना, वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। अगर मेरा ए कांस्टेंट नहीं है तो मतलब क्या है? कहीं स्पीड बढ़ रही है, कहीं घट रही है, कहीं बढ़ रही है, कहीं घट रही है। तो वह तब क्या होता है? तब हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज आती है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव्स। अगर मैं बोलता हूं चार्जेस एट रेस्ट, इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर चार्जेस किस में है? मोशन में, जिसे बोलते हैं हम क्या? डायनेमिक चार्जेस। इतनी सी बात है सिर्फ। समझ आया नहीं आया आपको? अब जरा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एटम। चाहे चार्ज हो कोई भी हो, दे आर ऑल मेड ऑफ मैटर। और मैटर क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो अगर हम बात करते हैं एटम की, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? एटम की। एटम कंटेन्स थ्री कंपोनेंट्स, दैट विल बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब पढ़ते हैं इसके बारे में अच्छे से कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के क्या काम होते हैं। जरा देखते हैं जरा। मैं यहाँ पे कह रहा हूं मेरे पास यहाँ पे क्या है? एटम है। एटम के पास एक तीन यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स हैं। वो क्या क्या है? आप कहोगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। प्रोटॉन पे अगर हम बात करते हैं चार्ज की, प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है? क्यू मीन्स चार्ज, होता है +1.6 10 की पावर -90। लाइन टेढ़ी होगी ड्रॉ। ठीक है जी। प्रोटॉन पे मास कितना होता है? प्रोटॉन के पास मास होता है 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है जी। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। इसके पास चार्ज तो होता ही नहीं है, नो चार्ज। इसके पास क्या है? कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर मैं बोलता हूं मास ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन के, हमेशा ये इक्वल होता है। अब आते हैं मेन चीज पर, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? वो होता है -1.6 10 की पावर -19 कूलम। यहाँ पर चाहिए क्या है? किसमें? ये कूलम में है। कूलम क्या है? इट इज यूनिट ऑफ चार्ज। मैं बोलता हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वो होता है 9.1 10 की पावर -31 kg। तो हमारे पास ये तीन चीजें आ गई है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में कि ये क्या होता है। अब देखते हैं कुछ और चीज इसके बारे में। एक बात याद रहे क्या, कि अगर मैं बोलता हूं मुझे मास ऑफ प्रोटॉन करना है इक्वल किसके? करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो मुझे क्या करना होगा? मैं किस नंबर से करूंगा मल्टीप्लाई? तो आप कहोगे अगर हमें इक्वल रखना है इसे, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1836 से। तब नियरली इक्वल टू किसके आता है? हमारा मास ऑफ प्रोटॉन के हमारा आता है मास, मतलब हम
तब इन दोनों के मास को हम इक्वल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब? जब मैं इसे 1836 से मल्टीप्लाई करता हूं। कहीं 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 बुक्स के अंदर दे विल यूज 1800 एज वेल। 1800 भी वो नियरली यूज करता कि फॉर कैलकुलेशन के लिए, ताकि अच्छे से आ सके। तो ये दोनों ही आपके लिए क्या है, जरूरी है। तो हमने पढ़ लिया है क्या कि एटम के पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमारे पास इलेक्ट्रॉन, अच्छा हमारे पास व्हाट इज प्रोटॉन? इट इज द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कर्नल। क्यू क्या होता है? क्यू होता है प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। जहां पे मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन मेरे पास क्या होता है? वो होता है 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। न्यूट्रॉन के पास चार्ज कोई नहीं होता है एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है जी। अच्छा, राइटिंग के लिए भाई थोड़ा माफ करें, इस पर नहीं आ रही अच्छी, कोई दिक्कत नहीं, पर हम समझते हैं आगे। अब समझते हैं कुछ चीजों को। तो यार हमने एक्चुअली क्लास 9 में पढ़ा था क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना? ठीक है ना? वो होता है क्या? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास दो बॉडीज है का मास है m1, एक का मास है m2, और ये किससे है? ये इनके डिस्टेंस बीच में है r। तो इनके बीच में एक फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, जो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है जी। याद है नहीं है? क्लास 9। और एफ इज प्रोपोर्शनल टू होता है m1 इंटू m2 के, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? 1/r² के। ठीक है जी। ये था फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में। जब इन्हें मर्ज करते हैं इक्वेशन 1 और 2, मेरे पास क्या आता है? मेरे पास ये इसका आंसर आता है। ठीक है, साइन घटता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का, और मेरे पास जी, मेरे पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी, इतनी बात समझ जाते हैं। तो ये समझते हैं कि क्या कहा था ग्रेविटेशन वाले बंदे ने, न्यूटन ने। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर पास m1 मास है और यहाँ पे m2 मास है, इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में फोर्स होता है, डिस्टेंस क्या इनके बीच में है? वो है r। f क्या होता है? g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है, समझते हैं। इसका मतलब इतनी सी बात है, अगर कोई दो मास है, कोई भी m1 और कोई मास है m2, उनके बीच में हमेशा एक होगा फोर्स, जिन्हें क्या करता है? जो उन्हें अट्रैक्ट करता है, अगर वो डिस्टेंस किससे? r से है। अब आप ये सोचोगे कि अगर मैं कोई दो पत्थर या पेन लूं हाथ में और रख दूं उन्हें पास, तो यार वो तो अट्रैक्ट नहीं होते। इसका रीजन क्या होगा? तो एक्चुअली में क्या होता है, ग्रेविटेशनल जो तुम्हें फोर्स, मतलब होता तो है फोर्स, पर वो बहुत कम फोर्स होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वैल्यू ऑफ जी बहुत ही स्मॉल होती है। तो इट इज, जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है ना, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये किस पे काम करता है? ये काम करता है ओनली फॉर लार्ज मासेस पे। ठीक है ना? बिकॉज वैल्यू ऑफ जी बहुत ही स्मॉल होती है। ठीक है, इतनी सी बात समझ आना आप। अब बात समझते हैं कि इसका यूज क्यों कर रहे हैं हम, और इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो हुआ क्या था, एक साइंटिस्ट थे कूलम। कूलम ने किया कि एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने? ना एक काम किया, यहां लिया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और यहां लिख दिया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है ना? डिस्टेंस के बीच में, डिस्टेंस के बीच में आर। तो उन्होंने ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। अब प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? प्लस चार्ज। न्यूट्रॉन चार्ज क्या है? कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज। न्यूट्रॉन पे जीरो, इसमें जीरो चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है? जीरो चार्ज। जब इनके बीच में निकाला गया फोर्स की वैल्यू, ठीक है ना, तो जो मेरे पास फोर्स निकाला गया, से बोलते हैं एफ एक्सटर्नल, वो इक्वल किसके आया? वो आया फोर्स ऑफ ग्रेविटी की ही इक्वल आया। मतलब क्या है? मतलब जितना एफ जी की वैल्यू थी, उतनी ही वैल्यू किसकी आई है?
मेरी आई है एफ एक्सटर्नल के पास वैल्यू आई है, ठीक है जी, मतलब कोई चेंज इसमें नहीं आया, ठीक है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत कब आई? दिक्कत आई सेकंड एक्सपेरिमेंट में। जब सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया, अब रख दिए यहाँ पे प्रोटॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना, रख दिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन लिया ही नहीं क्योंकि उसके पास चार्ज उसके पास था ही नहीं। इस पे प्लस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंस के इन बिटवीन के आर मान लेते हैं। अब जब निकाला गया फोर्स, तो मेरे पास एफ एक्सटर्नल की वैल्यू ज्यादा आई है, किससे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। अब दिक्कत ये आई भाई कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्यों? एफ एक्सटर्नल की वैल्यू ज्यादा कैसे आ सकती है एफ जी से? एफ जी इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू से। सोचने वाली बात थी, ठीक है जी। एक और ट्राई किया, एक और क्या ट्राई किया? थर्ड टाइम भी ट्राई किया गया। कैसे किया? अब लिया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिए, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अभी भी चेक किया गया तो क्या हुआ? मेरी वैल्यू किसकी? एफ एक्सटर्नल की ज्यादा किससे आई है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी से आई है। भाई दिक्कत की बात है, भाई ऐसा आ क्यों रहा है? इसका रीजन क्या है? तो अच्छा, एक चीज और भी थी। यहां पे जो फोर्स आ रहा था उसका नेचर क्या था? नेचर था रिपल्सिव। रिपल्सिव मीन्स दूर जाना आपस से। यहां पे जो फाइंड किया गया वैल्यू ऑफ एफ एक्सटर्नल कैसा था? उसका नेचर था अट्रैक्टिव, ठीक है जी। बट यार हुआ क्या? हुआ ये कि एफ एक्सटर्नल की वैल्यू जो सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में थी, और एफ एक्सटर्नल की वैल्यू जो थर्ड एक्सपेरिमेंट में थी, वो नियरली इक्वल आई। बट डिफरेंट नेचर तो है, यहां पर रिपल्सिव था और यहां पर अट्रैक्टिव नेचर था। बट उनकी वैल्यू क्या है? उनकी वैल्यू लगभग उनकी सेम आई। किससे? एंड दे आर बोथ मोर देन एफ जी। तो बात ये आई कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो रीजन क्या है इसका? रीजन आया क्या? चार्ज की। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट उसमें, तो वहां पर दोनों में चार्ज नहीं था, बट अगर दोनों के पास चार्ज आ जाता है तो एक फोर्स बढ़ जाता है इनके बीच में। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, पर वैल्यू ऑफ फोर्स जो होती है वो क्या होती है? वो बढ़ जाती है, ठीक है जी। मीन्स अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो समझते हैं, तो हमारे पास क्या आया कंक्लूजन? हमारे पास कंक्लूजन आया, from the above analysis we conclude that only second and third set of experiment apart from the mass matter must have another property, कोई अलग सी प्रॉपर्टी इनके पास है, which is responsible for this, which is responsible for this additional force, ठीक है। जो एडिशनल फोर्स मेरे पास आया है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बिकॉज ऑफ मैटर शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इज नोन एज चार्ज। इसको नाम क्या दिया गया? कि जो प्रॉपर्टी है इसका नाम क्या दिया गया? दिया गया चार्ज। कि भाई चार्ज है इन मैटर के ऊपर, इसी वजह से क्या आ रही है? इन पर ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, और यहां से क्या डिस्कवरी किसकी हुई? हुई चार्ज की। मीन्स चार्ज भी एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है जी। तो यहां से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ। जब चार्ज में बात हुई तो चार्ज होते दो टाइप के। क्या बात की चार्ज के बारे में? बोले चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर हम बात करते हैं ना फील्ड लाइंस, ये पढ़ेंगे बाद में हम अबाउट द फील्ड लाइंस। वो क्या होती है? हमेशा वो होती है बाहर की तरफ। देखो ना मेरे आप एरोज कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है। पढ़ेंगे इसको अच्छे से, ये देखिए जो आगे टॉपिक्स आएंगे वहां पढ़ना है अच्छे से। मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक आया है चार्ज का, तो याद रखें भाई। चार्ज पहचान पाए आप? कई बार पूछते हैं एमसीक्यू में कि कौन सही कौन सा गलत है, तो आप पहचान सके सिंपल।
कि अगर एरोस अंदर की तरफ है तो मतलब क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज है। अगर एरोस कहाँ है, बाहर की तरफ है, तो मीन्स वो क्या होता है, वो होता है साइन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब चार्ज पे यार प्रॉपर्टी भी होती है, क्या ये पढ़ रखी है हमने, कि लाइक चार्जेस रिपेल और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। अगर मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सिव नेचर, यहाँ क्या होगा मेरे पास, होगा रिपल्सिव नेचर। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे चार्जेस सेम है और यहाँ पे भी चार्ज क्या है, सेम है, बोथ हैव सेम नेचर, तो यहाँ पे क्या होगा, आप एक रिपल्सिव नेचर शो देखोगे, मतलब ये आपस से दूर जाएंगे, ये पास नहीं आएंगे। अगर मैं रखता हूं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो क्या होगा, वो आपस में पास आएंगे, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर होगा, जो कि देखा है हमने, ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंट ऑफ कूलम्स में। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं जरा, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। अगर हम बात करते हैं चार्ज की यूनिट क्या होती है और इसके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं। अगर मैं बात करता हूं ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ चार्ज, वो क्या होती है, इट इज कूलम। मतलब अगर हम बात करते हैं चार्ज की यूनिट क्या होती है, वो होती है कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है जी, सिंबल क्या होता है इसका, सी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0 l0 t की पावर 1 और a की पावर 1। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार इसको बढ़ा देता हूं, इसके फॉन्ट के साइज को, एक मिनट। अरे यार ये जी भी है, कोई नहीं दिख पा रहा होगा अभी आपको अच्छे से यार। तो मैं सिर्फ यहाँ ये बात कह रहा हूं, क्या, कि ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है कूलम। सिंबल क्या होता है इसका, सी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इसका, वो होता है m0 l0 t की पावर 1 और a की पावर 1। अच्छा, Q मीन्स चार्ज, Q क्या होता है, Q होता है I इंटू टी। क्लास 10th याद होगा आपको, I मीन्स करंट, T क्या होता है हमारे पास, टाइम। Q इज इक्वल टू आई टी। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यूनिट ऑफ चार्ज, तो मेरे पास Q क्या आ जाएगा। अच्छा बताओ, करंट की यूनिट क्या होती है, वो होती है एम्पेयर। T की क्या होती है, टाइम। तो मेरे पास क्या आ रहा है, अच्छा यूनिट पूछता है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, अगर मैं यूनिट बोलता हूँ, मेरे पास आ रहा है एम्पेयर। T क्या होता है, सेकेंड। तो मेरे पास यूनिट क्या आ रही है चार्ज की, वो आ रही है एम्पेयर सेकेंड। मतलब 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पेयर सेकेंड होता है। ठीक है जी, अगर मैं यहां से डायमेंशन निकालूं, तो ही मेरे पास क्या आते हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज। आई क्या होता है, ए। टी क्या होता है, टाइम टी। तो क्या आ रहा है, क्यू मेरे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है ए टी। मतलब एम जीरो है, एल भी जीरो है, सिर्फ टी यहाँ पे क्या है, 1 है, और मेरे पास ए भी क्या यहाँ पे 1 है। तो मेरे पास क्यू क्या आ रहा है, डायमेंशन मेरे पास क्या आ रहा है, सिर्फ ए टी। एंड 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पेयर सेकेंड। कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, जिससे हम सिंपली एड अप कर सकते हैं। सम स्मॉलर ऐसा यूनिट्स कौन कौन सी होती है, द फर्स्ट इज 1 माइक्रो कूलम, एमसीयू कितना होता है, 10 की पावर -3 कूलम। नेक्स्ट वी हैज 1 माइक्रो कूलम, कितना होता है, 10 की पावर -6 कूलम। द लास्ट वन इज 1 नैनो कूलम, कितना होता है, 10 की पावर -9 कूलम। मेरे पास क्या है, ये यूनिट्स है जो कि यूज होती है। ठीक है ना, इस चैप्टर में भी हम करेंगे इन सबको यूज। तो याद रहे, 1 माइक्रोकूलम कितना होता है, 10 की पावर -3 कूलम। ठीक है, सॉरी मिलीकूलम, माइक्रो नहीं, 1 मिलीकूलम कितना होता है, 10 की पावर -3 कूलम। 1 माइक्रोकूलम कितना होता है, 10 की पावर -6 कूलम। एंड 1 नैनोकूलम कितना होता है, 10 की पावर -9 कूलम। मेरे पास वैल्यूज ये होती है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे, यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। अब दो यूनिट्स होती है, एक एमकेएस, सीजीएस। एमकेएस तो क्या आ गई, कूलम।
सीजीएस में क्या आता है देखते हैं। सीजीएस अगर बात करते हैं, द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम, और इसे बोलते हैं ईएसयू। ईएसयू क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और मेरे पास वन ईएसयू कितना होता है बोलो क्या? वन ईएसयू इज इक्वल टू 3.36 10 की पावर माइनस 10 कूलम। ये मेरे पास क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ वन ईएसयू, मतलब वन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे हम कहते हैं स्टैट कूलम। और ये क्या है? ये सीजीएस यूनिट है। किसकी? चार्ज की। एमकेएस क्या है? कूलम। सीजीएस क्या है मेरे पास? स्टैट कूलम, और इसे बोलते हैं हम ईएसयू भी कहते हैं। कन्वर्जन में बात करते हैं तो वन ईएसयू कितना होता है? 3.36 10 की पावर माइनस 10 कूलम। मेरे पास ये वैल्यू है। दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रैंकलिन। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये क्या है? ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? चार्ज की। अगर मैं बात करता हूं लार्जेस्ट, लार्जेस्ट यूनिट कौन सी चार्ज की क्या होती है? वो होती है फेराडे। फेराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। वन फेराड कितना होता है? वो होता है 965,000 कूलम। तो याद रहे, वन फेराड इज इक्वल टू 96500 कूलम। मेरे पास वैल्यू होती किसकी? वन फेराड की। इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये बात भी याद रहनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास यही टॉपिक था आज का। हम बात करते हैं बेसिक पार्ट जो मेरे पास था, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में, चैप्टर 1 के बारे में। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक्स आएंगे, हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती है, इंडक्शन क्या होता है, बाकी सब चीजें। तो आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल एएस इंस्टीट्यूट, जिसमें हम सारी बातें करेंगे अच्छे से कि चीजें कैसे होती है, क्या नहीं होती है। बाकी कोई भी आपको डाउट आए, कोई चीज समझ नहीं आई हो आप प्लीज कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। और बाकी आज के लिए इतना ही। आगे आगे जो टॉपिक्स हमारे पास आएंगे उसमें हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती है, क्या नहीं होती। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। सो गुड बाय।